नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है वाटर, पानी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ के लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अर्थ पर वाटर ना हो तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था हमारे अर्थ सरफेस का अराउंड 70% सरफेस वाटर है, ठीक है, और रिमेनिंग 30% पे लैंड मास है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर इक्वेटर है ये हमारा, अगर नॉर्दर्न साइड में देखते हैं तो लैंड मास है कंपेरेटिवली, बट साउदर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं तो लैंड मास बहुत ही कम है। पूरी का पूरा मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर कुछ एक पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो केवल ओशियन से भरा हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है हमारा, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, साउदर्न ओशियन है, इधर आर्कटिक ओशियंस हैं, और इसके अलावा भी कई सारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है। इस तरह के कई सीज भी हैं छोटे छोटे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस का बहुत सारा हिस्सा पानी से कवर्ड है, और इसीलिए हम इस अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम स्पेस से इसको देखते हैं तो पानी की वजह से ये ब्लू दिखाई देता है। दोस्तों लेकिन हम कहते हैं कि हमारे सरफेस पे इतना पानी है, लेकिन फिर भी हमें पानी की स्कार्सिटी फील होती है, पानी की कमी फील होती है। उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह है कि हम इस पानी के कंपोजिशन को देखें तो ओशियंस में हमारा 97.3% वाटर है। जो टोटल वाटर अवेलेबल है हमारा, उसका 97.3% ओशियंस में है, और वाटर ऑफ द ओशियंस इज साल्टी और सलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स। और मेनली कौन सा साल्ट होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड। और भी कई साल्ट्स होते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली सोडियम क्लोराइड होता है। तो ओशियंस का वाटर 97.3 ये तो पीने के लायक नहीं है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट बचा 2.7, ठीक है, 97.3 माइनस 100 माइनस 97.3, तो 2.7% था। इसमें से जो 2% है डेट इज आइस कैप्स, जो नॉर्थ और साउथ पोल पे हमारे जो स्नो कवर्स हैं वहां पर है। तो केवल 0.7% ही पानी बचता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। उसमें से भी ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर तो आप जानते हैं जमीन के नीचे पानी है, उसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा जमीन के नीचे से। और बाकी वाटर फ्रेश वाटर है, इनलैंड लेक्स में है, और एटमॉस्फेयर में वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और जो हमारे रिवर्स में वाटर है डेट इज ओनली 0.001%। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना छोटा फिगर है, 0.001%। तो फ्रेश वाटर की मेजर सोर्सेस हैं हमारे रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, झरने और ग्लेशियर्स। आइस कैप्स में ग्लेशियर्स मीन्स फ्रोजन रिवर, आइस की जो रिवर्स हैं दे आर नोन एज ग्लेशियर्स। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने वाटर की कंपोजिशन के बारे में। अब बात करते हैं हम वाटर साइकिल की। दोस्तों हम देखते हैं जब बारिश होती है किसी भी जगह, यहाँ पे हमने एक आपका पहाड़ी एरिया दिखाया हुआ है, और नॉर्मल भी अगर हम देखते हैं तो बारिश होती है, तो बारिश के तुरंत बाद अगर हम देखते हैं हमारे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। रोड्स पर भी पानी दिखाई देता है, हमारी छत पर पानी दिखाई देता है, स्ट्रीट्स पे पानी दिखाई देता है, हर तरफ पानी दिखाई देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम फील करते हैं से आफ्टर हाफ एन आवर, तो वो पानी लगभग गायब हो चुका होता है। ठीक है, तो ये पानी कहाँ जाता है आखिर? तो जैसे जो भी बारिश होती है उसका वाटर पानी सरफेस रन ऑफ की तरह कुछ पानी चला जाता है पॉन्ड्स में, कुछ पानी बह के चला जाता है रिवर्स में, कुछ ग्राउंड वाटर है वो कुछ वाटर है ग्राउंड से वो एब्जॉर्ब हो जाता है नीचे ग्राउंड में एज अ ग्राउंड वाटर, जो हमारी लैंड है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और रिवर से बह के पानी चला जाता है सीज में, समुद्र उसमें चला जाता है। अब हम देखते हैं जो इवेपोरेशन है, जो हमारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, वो हमेशा चलती रहती है। जो हमारे सरफेस का वाटर है वो भी इवेपोरेट होता है, रिवर्स में जो वाटर है वो भी इवेपोरेट होगा, हमारे जो सीज का वाटर है वो भी इवेपोरेट होगा, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्दर जो हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं फॉरेस्ट में, तो उनसे ट्रांसपीरेशन होता रहता है। ट्रांसपीरेशन मीन्स पानी छूटते हैं, हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह से प्लांट्स भी ट्रांसपीरेशन
करते हैं, तो इससे भी पानी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये पानी इवेपोरेट हो जाता है और इससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्लाउड फॉर्मेशन होती है, कंडेंसेशन होगा पानी का, और पानी फिर वापस बारिश की फॉर्म में या फिर स्नोफॉल की फॉर्म में या हेल स्टॉर्म की फॉर्म में नीचे आता है। ठीक है। और दूसरा, ये हमारा जो स्नो है, सॉरी, ये ओले पड़ रहे हैं, हेल स्टॉर्म है। यहाँ पे जो हमारे माउंटेन्स हैं ये स्नो कवर्स है, स्नो है, यहाँ पे स्नो से कवर्ड है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आइस है हमारी वाटर में कन्वर्ट होगी और पानी बह के नीचे आएगा, सिमिलरली बह के नीचे आएगा, रिवर्स में जाएगा, रिवर्स से फ्लो होके सीज में जाएगा, फिर इसका इवेपोरेशन होगा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश होगी। ठीक है। और इसका पानी, जो पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा था, इसका कुछ पोर्शन ग्राउंड में जाएगा और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। तो वाटर साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। तो एक प्रोसेस है जिससे वाटर हमारा ओशियन से, एटमॉस्फेयर से और लैंड से सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है। तो वाटर एक जगह नहीं टिकता है, सर्कुलेट होता रहता है, इस फॉर्म से उस फॉर्म में, उस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज होता रहता है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओशियंस की, ओशियन सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो ओशियंस में जो वाटर है वो कभी शांत नहीं होता है। जैसे हमने पॉन्ड्स में देखा है, तो पॉन्ड्स का पानी मोर और लेस बहुत शांत होता है, लेकिन ओशियंस का पानी कभी शांत नहीं होता है, कभी स्टिल नहीं होता है, पानी हमेशा बहता रहता है इसका। तो पानी के मूवमेंट जो होता है वो तीन टाइप से होता है नॉर्मली, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स एंड करेंट्स। करंट मीन्स धाराएं, वेव तो आप सब जानते हैं, लहरें, टाइड्स एंड करंट्स, तीन फॉर्म में इसका मूवमेंट होता है मेनली। तो सबसे पहले बात करते हैं वेव्स की। दोस्तों, अगर हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, सी शोर पे खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी की लहरें आती हैं, लहरें आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं, आती हैं वापस चली जाती हैं। इस तरह से कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो होता रहता है। तो ये कैसे होता है, विंड्स के थ्रू, जो सरफेस पे अगर विंड ब्लो करती है, जिसकी वजह से ये आपका फ्लो होता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव्स। नॉर्मली तो वेव्स बहुत खतरनाक नहीं होती हैं। अगर समुद्र के किनारे हम खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, अंदर नहीं खड़े, किनारे पे खड़े हैं, तो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि ये वेव्स बहुत खतरनाक हो जाती हैं। वो क्या कंडीशन है, जैसे समुद्र के भीतर कोई अर्थक्वेक आया, या कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, या फिर कोई लैंडस्लाइड्स हुआ, तो उससे एक बहुत ही मतलब बड़ी वेव्स जनरेट होती हैं अर्थ के मूवमेंट की वजह से। अर्थक्वेक से भी अर्थ का मूवमेंट ही होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जो हमारी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स की वजह से मूवमेंट होता है, उसकी वजह से वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है, इससे उससे अर्थक्वेक आता है। ठीक है। तो इसकी वजह से लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशियन, लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। जो जब ये लार्ज अमाउंट में ऑफ ओशियन वाटर शिफ्ट होता है, तो इसकी वजह से समुद्र में लहरें बनती हैं, और जो कंटिन्यूसली लहरें, जो अंदर समुद्र है हमारा, जो डीप इनसाइड द सी है, यहाँ से लहरें बनती हैं, और ये कंटिन्यूस लहरें बनती जाती हैं। मीन्स एक के पीछे एक वेव्स आती है। तो ये जब किनारे पे पहुंचती हैं, किनारे पे पहुंचती हैं, तो ये एक के पीछे एक वेव बहुत आ रही है, तो ये इसका स्पीड भी बढ़ जाती है, और जो ये वाटर मास जो इसके साथ में फ्लो हो रहा है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके रिजल्ट में जो टाइडल वेव्स फॉर्म होती हैं, हम उसको बोलते हैं सुनामीज, और डेट में बी एज हाई एज 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर तक ये लंबी ऊंची हो सकती हैं, और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे हमारे 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी, उससे अंडमान निकोबार में, या फिर जो हमारे तमिलनाडु के जो ईस्टर्न कोस्ट हैं, या फिर उड़ीसा का ईस्टर्न कोस्ट है, उस पर बहुत भारी डिस्ट्रक्शन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर मूवमेंट की हम, टाइड्स की। टाइड जिसे ज्वार भाटा बोलते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। ट्वाइस इन अ डे, याद रखिए,
दिन में 2 बार आता है ज्वार भाटा। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू द हाईएस्ट लेवल। जब पानी ऊपर की तरफ आता है तो उसको हम बोलते हैं हाई टाइड, ठीक है। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। जो समुद्र का किनारा है उससे जब पीछे की तरफ पानी हट जाता है, लोएस्ट लेवल पर होता है, तो हम उसको बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। 2 टर्म याद रखना, हाई टाइड एंड लो टाइड। जब पानी अपने हाईएस्ट लेवल तक आता है तो उसको हाई टाइड बोलते हैं, लोएस्ट लेवल पे जाता है तो उसको लो टाइड बोलते हैं। अब क्यों होता है ये होता है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। सन और मून की कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड, ठीक है। ये तो बात होगी टाइड्स की। अब टाइड्स के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। 2 तरह के टाइड्स होते हैं, एक तो होता है स्प्रिंग टाइड और होता है एक नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है और नीप टाइड क्या होता है? ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, फुल मून मीन्स पूर्णिमा, न्यू मून मीन अमावस्या, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड आर हाईएस्ट। These tides are called spring tides. Means ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारा मून है। मून क्या करेगा? इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। मून इज द सैटेलाइट ऑफ और अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। जब मून की पोजीशन ये होगी या ये होगी, ठीक है, ड्यूरिंग द फुल मून टाइम और न्यू मून, पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में है। और इस तरह से जो टाइड फॉर्मेशन होती है उस टाइड को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड, ठीक है। इस तरह में जो टाइड आता है डेट इज हाईएस्ट, ठीक। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। क्या कह रहे हैं हम? मून की पोजीशन अगर यहां हो, हेयर और हेयर, तो जो ये हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो सन और मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है मतलब वो डायगोनली एक्ट करती है, ठीक है। और इस समय जो टाइड फॉर्मेशन होती है उस टाइड को हम बोलते हैं नीप टाइड। यहाँ पे जो टर्म हमने यूज किया फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, कई बुक्स में ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर भी लिखा हुआ है और कई में फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर भी लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम इसे फिगर के मदद से समझेंगे। पोजीशन अगर यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है, आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं और इसको फोर्थ, ठीक है, थर्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ से अगर थर्ड शुरू हो रहा है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फर्स्ट एंड क्वार्टर्स में आप ध्यान मत रखिए, आप केवल पोजीशन का ध्यान रखिए। सन एंड मून इनकी पोजीशन डायगोनली हो, ठीक है। दिस इज आवर सन, दिस इज आवर मून और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर मून की पोजीशन यहाँ हो या यहाँ हो तो इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड, और इस जगह मून की पोजीशन हो 2 पॉइंट्स पे तो इसको हम बोलेंगे नीप टाइड। अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइड्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। हाई टाइड इन हेल्प इन नेविगेशन, जो हाई टाइड होता है इसकी वजह से शोर तक पानी आ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है सी शोर पे, इसकी वजह से शिप्स को हार्बर तक इजीली लाया जा सकता है, ठीक है। हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, मछली पकड़ने में भी हेल्प करती हैं। क्यों, कैसे हेल्प करती हैं? मैनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड होता है तो समुद्र के किनारे पे, शोर पे ज़्यादा मछली आ जाती है, इसकी वजह से मछली पकड़ने में हेल्प मिलती है।
ठीक है। जो समुद्र की जो लहरें टाइड की वजह से आगे जाती हैं शोर तक, फिर वापस आती हैं, तो इसमें टाइडल एनर्जी होती है। ठीक, इस एनर्जी को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं टाइडल इलेक्ट्रिसिटी। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। ठीक है, जो पानी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, बार बार दिन में 2 बार तो आ ही रहा है, तो उसको यूज करके एनर्जी जनरेट करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको टाइडल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी टाइड्स की। अब बात करते हैं ओशियन करंट्स की। अब हमने पढ़ा था वेव्स के बारे में, पढ़ा है टाइड्स के बारे में पढ़ा है, और अब बात कर रहे हैं करंट्स की। तो वेव्स में और करंट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो आपके जो वेव्स हैं, वेव्स केवल सरफेस पे चल होती हैं, लेकिन ओशियनिक करंट ऐसा नहीं है केवल सरफेस पे होता है, डीप इनसाइड द सी भी हो सकता है, सरफेस के पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है। करंट्स का डायरेक्शन डेफिनेट होता है, लेकिन जो हमारी जो वेव्स होती हैं, वेव्स का डायरेक्शन डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, और ओशियन करंट्स 2 टाइप के होते हैं, वार्म ओशियन करंट्स एंड कोल्ड करंट। ठीक है, जो हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर इक्वेटर। जो इक्वेटर से पोल की तरफ जो करंट जाएंगे वो होंगे हमारे वार्म करंट। ठीक है, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे वो होंगे हमारे कोल्ड करंट, क्योंकि याद रखेंगे पोल्स पे बर्फ जमती है, स्नो कवर्ड रहते हैं पोल्स, इसलिए पोल्स की तरफ से जो भी करंट आ रहा है तो वो कोल्ड करंट होगा। और इक्वेटर, गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, तो इक्वेटर से जो पोल की तरफ जो भी करंट जाएंगे तो उसको हम कहेंगे वार्म करंट। ठीक है, ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल इज नोन एज वार्म करंट। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये ट्रॉपिकल से ये लोअर लैटिट्यूड, सॉरी दिस वन इज लोअर लैटिट्यूड। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कॉल्ड is cold current while the Gulf Stream is a warm current। ठीक, तो ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। सबसे पहले थोड़ा सा हम करंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। दिस वन इज आवर इक्वेटर। ठीक है, हमने 30 डिग्री में बांटा है इसको, अदरवाइज ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी बात करते हैं कोल्ड करंट की और हॉट करंट की। देखिए, रेड कलर में जो डिनोट हो रहा है दैट इज वार्म करंट, और ये ब्लू में है तो कोल्ड करंट। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, इक्वेटोरियल करंट से। देखिए दोस्तों, ये नॉर्दर्न साइड है, ये साउदर्न साइड है। साउथ में जो इक्वेटोरियल करंट है उसको हम बोलेंगे साउदर्न इक्वेटोरियल करंट, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में है उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट। देखिए, ये भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, दिस इज आल्सो नॉर्थ इक्वेटोरियल, दिस इज आल्सो नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये साउथ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल। एक चीज और ऑब्जर्व की होगी आपने, जो नॉर्दर्न पोल में करंट का जो डायरेक्शन है, दिस वन डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज होगा, और साउदर्न पोल में जो करंट्स का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, यहां भी देखेंगे। ठीक है, ये वाला देखिए, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है साउदर्न में। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर देखेंगे ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ में ये क्लॉकवाइज है। ठीक, दिस इज बेंगुएला करंट, कोल्ड करंट, क्योंकि ये पोल की तरफ से आ रहा है, इक्वेटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस इज एगुलास करंट, वार्म करंट है, इक्वेटर की तरफ से आ रहा है। मोजाम्बिक, इक्वेटर से आ रहा है पोल की तरफ, वार्म करंट है। पेरुवियन करंट, पेरू, कोल्ड करंट है, क्योंकि ये पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ जा रहा है। दिस वन इज लैब्राडोर करंट,
दिस इज ऑल्सो कोल्ड करंट, क्योंकि पोल की तरफ से आ रहा है, ये इक्वेटर की तरफ जा रहा है। ओएशयू, दिस इज ऑल्सो कोल्ड करंट, पोल की तरफ से आ रहा है, इक्वेटर की तरफ जा रहा है। कुरोशियो, दिस इज वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर की तरफ से जा रहा है। ठीक है, अब जरा पीछे चलते हैं पिछली स्लाइड्स पे। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। ठीक है, दिस इज गल्फ स्ट्रीम, दिस इज वार्म करंट, और ये लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट दोनों मिल रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, अब इधर देखिए, the areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. ठीक है, seas around the Japan and the eastern coast of North America are example. ठीक है, this is North America, this is eastern coast. ठीक है, तो यहाँ पे लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम, वाइल्ड करंट और कोल्ड करंट दोनों मिल रहे हैं जापान सी में। ओयोशियो करंट और कुरीले करंट, सॉरी ओयोशियो और कुरोशियो, हॉट एंड वार्म करंट यहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी फिशिंग ग्राउंड है। क्यों है फिशिंग ग्राउंड ये, क्योंकि जहाँ पे हॉट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पे प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा पनपते हैं। प्लैंक्टन्स, PLANKTONS। ठीक है, प्लैंक्टन्स भी वैसे दो प्रकार के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, प्लैंक्टन्स के जो पनपने के कारण जो मछलियों का खाना होता है प्लैंक्टन्स, ये ज़्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए मछलियाँ बहुत होती हैं। और दूसरी कंडीशन होती है द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अब यहाँ पे हॉट और कोल्ड करंट मिलते हैं, वहाँ पे फॉगी कंडीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेविगेशन में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, एडवांटेज भी हैं अपने, डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। देखिए यहाँ पे बात करते हैं एक गल्फ स्ट्रीम की। गल्फ स्ट्रीम जैसे ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटोरियल करंट गया, यहाँ पे ये पार्ट डिवाइड हो गया, इसमें गल्फ स्ट्रीम है। अब गल्फ स्ट्रीम आप ऊपर तक पहुंच रहा है यहाँ पे यूरोपियन एरिया तक, तो गल्फ स्ट्रीम की वजह से जो ये रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का एक नॉर्मल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। इसकी वजह से बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है। आपने एक टर्म सुनी होगी, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मतलब प्लीजेंट क्लाइमेट होता है। तो गल्फ स्ट्रीम की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं होती तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता लैब्राडोर की वजह से। और वैसे भी अगर हम देखेंगे तो ये रीजन है इक्वेटर से क्वाइट फार है, तो दूर है इक्वेटर से, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, बट गल्फ स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये हमने ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ लिया, टाइड्स के बारे में पढ़ लिया, वेव्स के बारे में पढ़ लिया। वाटर का चैप्टर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।